करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। जैसा कि सर ने बताया, जो डिवाइड है 3 मेजर पार्ट में, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया की, तो एंशिएंट इंडिया को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी माध्य अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया की, तो एंशिएंट इंडिया का मतलब है हमारे देश का सबसे पुराने वाला भाग, सबसे प्राचीन वाला भाग। अगर हम एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करें, तो एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत को भी 3 मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल और हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल। तो चलिए सबसे पहले हम इनमें अंतर यानी फ़र्क समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड उस काल को कहते हैं जिसके हमारे पास अवशेष तो हैं, लेकिन कोई भी रिटर्न सोर्सेज नहीं, कोई भी लिखित जानकारी नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये इतनी पुरानी बात है जब मनुष्य के द्वारा लिपियों का भी आविष्कार नहीं किया गया था, मनुष्य ने पढ़ने लिखने की भी शुरुआत नहीं की थी। उस समय शायद हम मानव नहीं आदि मानव हुआ करते थे और हम भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटका करते थे। उस समय हम शिकारी हुआ करते थे और पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर जानवरों का शिकार किया करते थे। बस उसी पीरियड को, उसी काल को हमने क्या कहा, उसी काल को हमने प्री हिस्टोरिक कहा। उसी काल को हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा, उसी काल को हमने प्रागैतिहासिक काल कहा। अब अगर हम बात करें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की, तो आप ये बात बखूबी जानते हैं कि ये वह काल है, ये वह पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं और लिखित जानकारी भी है, लेकिन जितने भी अवशेष मिले हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। मतलब इस पीरियड में मनुष्य ने लिपियों का तो आविष्कार कर लिया था, लेकिन उस लिपि में क्या लिखा, क्या लिखने की कोशिश की, ये कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि उस लिपि में वर्ड्स यानी शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। वे एक चित्रात्मक लिपि थी, उसमें चित्र बनाकर बात किया करते थे। अब अगर हम बात करें हिस्टोरिक पीरियड की, ये वो काल है, ये वो पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष भी हैं, लिखित जानकारी भी हैं और सारी की सारी लिखित जानकारी को पढ़ भी लिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे आई होप आप इन तीनों पीरियड को समझ गए होंगे जो डिवाइड हुए हैं एंशिएंट इंडिया में से। अब अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक पीरियड की, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी 2 युग में बांटा गया है। जिस युग में केवल मनुष्य के द्वारा स्टोन या पाषाण का इस्तेमाल हुआ करता था, उसी को हम स्टोन एज या पाषाण युग कहते हैं। और जब मनुष्य ने अपने लिए धातु का भी आविष्कार कर लिया, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने मेटल एज कहा, जहां हम धातुओं के बारे में बात करते हैं। और आप ये बात बखूबी जानते हैं कि स्टोन एज को भी 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है, यहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें से पहला है पोलियोलिथिक पीरियड यानी पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड यानी माध्य पाषाण काल और नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल। जो हमारा इतिहास है
जो हमारा इतिहास है वे केवल और केवल साक्ष्यों पर आधारित होता है, सोर्सेज पर आधारित होता है। तो सबसे पहले हम उन स्रोतों के बारे में जानते हैं, उन सोर्सेज के बारे में बात करते हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है एंशिएंट इंडिया के बारे में, यानी प्राचीन भारत के बारे में। ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री, या हमारे देश के नाम की उत्पत्ति। सबसे पहले ये जानना है जिस देश का हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं उस देश का नामकरण कैसे हुआ, उस देश का नाम कैसे पड़ा। ओल्डेस्ट नेम, यानी हमारे देश का सबसे पुराना वाला नाम, सबसे पुराना नाम आर्यवर्त। हमारे देश को ये नाम कहाँ से मिला? हमारे देश को ये नाम आर्यंस के द्वारा मिला। और कब मिला? 1500 BC में मिला। मतलब 1500 BC में हमारे देश में आक्रमण हुआ, किनका? आर्यंस का। अब हम जानते हैं हमारे देश में आर्यंस कहाँ से आए थे। चलिए जान लेते हैं हमारे देश में आर्यंस कहाँ से आए थे। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे। ऐसा माना जाता है कि हमारे देश में आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी मध्य एशिया से आए थे। और नोट कर लीजिए हमारे देश में आर्यंस कहाँ से कहाँ तक काबिज रहे। अगर हम बात करें उत्तर में, तो उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में राजस्थान तक, और पश्चिम में अफ़गानिस्तान से पूर्व में गंगा बैंक तक। और इसी एरिया को नाम दिया गया आर्यावर्त, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम क्या हुआ? आर्यावर्त। हमारे देश का सबसे पुराना नाम रखा गया है आर्यावर्त, जो आर्यंस के द्वारा मिला है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे हमारे देश का ही जो उत्तर पश्चिमी भाग है इसी को कहा जाता था सप्त सैंधर्व। आई होप आप जान गए होंगे कि हमारे देश का प्राचीन नाम यानी ओल्डेस्ट नेम। अब हम बात कर लेते हैं अपने देश के सेकंड नाम के बारे में, तो वह है भारत। और आप ये बात बखूबी जानते होंगे कि हमारे देश का नाम भारत ये दो चीज़ से पता चलता है। और आप ये बात बखूबी जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है, और ये दो सोर्सेज से पता लगता है। और अब हम जानेंगे वो दो सोर्सेज कौन कौन से हैं जहाँ से हमारे देश का नाम भारत पता लगता है। पहला है महाभारत, जिसमें जिक्र किया गया है दुष्यंत और शकुंतला का। और दुष्यंत और शकुंतला का ही बेटा था कौन? भरत, जो बड़ा होकर प्रसिद्ध हुआ सम्राट भरत के नाम से। बस उसी के नाम पर हमारे देश का नाम क्या रखा गया? भारत रखा गया। दूसरे सोर्स की बात करें तो वह मिलता है हमें जैन मैथोलॉजी से। और आप ये बात बखूबी जानते हैं कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। और जैन धर्म का पहला तीर्थंकर है ऋषभदेव। यहाँ आप देख सकते हैं ऋषभदेव। और ऋषभदेव के ही दो पुत्र थे, भरत और गोमटेश्वर। और ऋषभदेव के बड़े पुत्र के नाम पर ही हमारे देश का ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा, यानी भारत हुआ। अब हम बात करते हैं अपने देश के नेक्स्ट नाम के बारे में, वो है हिंदुस्तान। हम जानेंगे हमारे देश को हिंदुस्तान नाम कैसे मिला। हमारे देश पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ
अब हम बात करेंगे अपने देश के नेक्स्ट नाम के बारे में। हमारे देश का नेक्स्ट नाम है हिंदुस्तान। हम जानेंगे हमारे देश का हिंदुस्तान नाम कैसे मिला। हमारे देश पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ और कब हुआ? 518 बीसी में हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं 518 बीसी में हुआ। और किसने किया? पर्शियंस ने किया, यानी फारसियों ने किया। और आप ये यहाँ आप देख सकते हैं हमारे देश पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ? 518 बीसी में हुआ। और कहाँ से हुआ? पर्शियन से हुआ, यानी फारस से हुआ। और आप ये जानते हैं पहले ईरान को ही क्या कहा जाता था? फारस कहा जाता था। और पर्सिया और ईरान का एक हक्कामनी वंश का शासक था डेरियस प्रथम। यहाँ आप देख सकते हैं डेरियस प्रथम, जिसको हम दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। और इसी डेरियस प्रथम ने ही सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमण किया था। और पर्शियन लोगों से एस यानी से नहीं कहा जाता था। जब उन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्होंने सिंधु नदी को कहा इंदु, और हम सिंधु नदी के पार रहा करते थे, इसीलिए उन्होंने इस इलाके को हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। फिर वही मॉडिफाई होकर क्या बना? वही फिर मॉडिफाई होकर बन गया हिंदुस्तान। तो इसी तरह हमारे देश को जो नाम हिंदुस्तान मिला वे फारसियों से मिला, ईरानियों से मिला। हमारे देश का नेक्स्ट नाम है इंडिया। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया। और आप ये बात बखूबी जानते हैं हमारे देश पर दूसरा विदेशी आक्रमण किन्होंने किया? यूनानियों ने किया। यूनानियों के द्वारा किया गया, ग्रीक्स के द्वारा किया गया। और कब किया गया? 326 बीसी में किया गया। और किसने किया? सिकंदर ने किया। और यूनान में एक जगह थी मकदूनिया, जिसका एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था फिलिप। और इसी राजा फिलिप का बेटा था ये सिकंदर, जिसने हमारे देश पर दूसरा विदेशी आक्रमण किया था। और इन्हीं यूनानियों ने सिंधु नदी को कहा इंडस, और इंडस से ही हमारा देश क्या बना? इंडिया बना। और इंडिया में रहने वाले ही क्या कहलाए? इंडियन कहलाए। इसी तरह हमारे देश को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे जम्बूद्वीप, जिसके मुख्य सोर्स है अशोक के अभिलेख। और आप ये बात बखूबी जानते होंगे कि भारत में सबसे पुराने अभिलेख अशोक के अभिलेख माने जाते हैं। किसके अभिलेख माने जाते हैं? अशोक के अभिलेख माने जाते हैं। भारत में सबसे पुराने अभिलेख अशोक के अभिलेख माने जाते हैं, जो ब्राह्मी लिपि या खरोष्टी लिपि में मिले हैं। और अभिलेख किसको बोलते हैं? अभिलेख क्या होते हैं? पत्थरों पर, मेटल्स पर, लकड़ियों पर खोदी गई या गाड़ी गई जितनी भी लिपियां हमें मिली हैं उनको ही अभिलेख कहा जाता है। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम सबसे पहले किसने किया? 1837 में जेम्स प्रिंसप ने किया। और इसी जेम्स प्रिंसप ने हमें अशोक के अभिलेखों को पढ़कर बताया था कि अशोक के अभिलेख में हमारे देश को क्या कहा गया? जम्बूद्वीप भी कहा गया है। इसी तरह हमारे देश में प्राचीन काल से ही विभिन्न विदेशियों का आक्रमण रहा और मुख्तलिफ देशों से हमारे देश में यात्री आए हैं। मुख्तलिफ देशों से हमारे देश में यात्री आए हैं तो उन सब ने हमारे देश को अलग अलग नामों से पुकारा। जैसे चाइनीज़ ने यिंतू कहा, अरबों ने और तुर्किश ने सोने की चिड़िया कहा कि जब वो आया करते थे तो हमारे देश में सोना बहुत हुआ करता था पहले, तो इस वजह से अरबों ने और तुर्किश ने हमारे देश को क्या कहा? सोने की चिड़िया कहा। अंग्रेज़ों ने सपेरों का देश कहा।
तो ये थे हमारे देश के कुछ नाम। लेकिन आज के टाइम पे हमारे देश के नाम आर्टिकल के एतबार से दो हैं, इंडिया और भारत। और ये बात पहले ही आर्टिकल में लिखी हुई है। तो आज हमने अपने देश के नाम के बारे में बात की, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में तो आज हमने अपने देश के नाम के बारे में बात की, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में भी हम प्राचीन भारत के स्रोत ही पढ़ेंगे कि हम जो प्राचीन भारत पढ़ने जा रहे हैं हमें वह जानकारी कितने सोर्सेस से मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।